ओके। तो नाउ नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, जब आप ये समझ गए इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन, तो देखें सम टाइम ऐसा भी हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या एक्चुअली दिस स्लाइड व्हाट इट इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि पावर जो होती है ना वो डेसिपेट होती है एज हीट एनर्जी इन द रेजिस्टेंस। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो हम देखते हैं ना कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो क्यों हॉट गर्म हो जाते हैं, जब वायर में से हैवी करंट गुजरता है तो गर्म क्यों हो जाती है, या चीजें जब आप चार्जर इवन अपना जब जब चार्जर लगाते हैं तो देखते हैं चार्जर आपका गर्म हो जाता है जब आप उसको मोबाइल को चार्ज करते हैं, या आपका समटाइम आपको अपना मोबाइल उठाए तो आपको मोबाइल भी गर्म महसूस होता है। तो होता ये है कि जब करंट फ्लो करता है ना रेजिस्टिव मटेरियल में से, तो वो हीट डेसिपेट करता है, हीट, ठीक है। और हीट डेसिपेट से क्या होता है कि थिंग्स बिकम हॉट, वो जो चीजें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आग लग जाती है, ठीक है। आग लगने की वजह तो कई हो सकती हैं, लेकिन ये एक एग्जांपल बताया गया कि पावर चूंकि डेसिपेट होती है हीट एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, रेजिस्टेंस जब वो पास होती है, ठीक है। और तो इसलिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है वो यूजुअली गर्म होते हैं। और हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट गर्म हो जाता है जब उसमें से करंट फ्लो करता है, लेकिन उसकी एक एक रेटिंग होती है टेम्परेचर की, ठीक है, कि वो कितना कितना विदस्टैंड कर सकता है टेम्परेचर, ये उसकी रेटिंग उस पर लिखी होती है। लेकिन यूजुअली आपके जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है, जो सारी प्रोसेसिंग करता है, इट इट सीरियसली बिकम वेरी वेरी हॉट, क्योंकि वो जब बड़ी हाई डेफिनेशन वीडियो प्रोसेसिंग या ऑडियो प्रोसेसिंग कर रहा होता है, ठीक है, तो वो ज़ाहिर बात है उसको आप बड़ा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उससे वो प्रोसेसर जो है वो बेसिकली हीट अप हो जाता है। इसलिए इसके ऊपर बड़ा एक हाई पावर का कूलिंग फैन लगाया जाता है ताकि वो उसको ठंडा रख सके, ठीक है। तो खैर एनीवेज, ये तो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि सम टाइम्स ऐसा भी हो जाता है जो आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अब मैं आपको एक और रियल लाइफ की एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि आप अपना जो घर में आपके एनर्जी का जो बिल आता है, इलेक्ट्रिकल बिल, जिससे आप सारे ही तंग हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो वो एक्चुअली उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन होती है, उसका बिल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और उसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स क्या है, तो चलें उस पर पहले चलते हैं। तो देखें, अभी हमने पावर की जो मेजरिंग यूनिट है ना वो वॉट्स होती है, वॉट, यानी पावर की यूनिट है वॉट, करंट की यूनिट हो गई एम्पेयर, वोल्टेज की यूनिट हो गई वोल्ट, रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम्स, एंड पावर बेसिकली इज मेजर्ड इन वॉट्स, यानी ये WATTS वॉट्स है। और 1 वॉट का मतलब होता है 1 जूल्स पर सेकेंड, ये भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने फिजिक्स से पढ़ रखी है। यानी कि ये जूल्स यूनिट होती है एनर्जी की, यानी अगर आपका कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर वो 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो वी कैन से कि इट इज कंज्यूमिंग 1 वॉट ऑफ पावर, यानी वो 1 वॉट ऑफ पावर ले रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको जो घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है ना, वो मेजर किया था किलो वॉट आवर्स में। ये आप देख लीजिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा, आपके घरों में जो बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है किलो वॉट आवर्स में, यानी किलो का मतलब होता है 10 10 रेज़ टू पावर 3, यानी 1000, ठीक है। तो वो किलो वॉट आवर में किया था, या इसको हम ऐसे लिखते हैं लाइक दिस, किलो वॉट आवर्स, ठीक है। तो होता है इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो 1 आवर में कितने किलो वॉट एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अब इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन यहाँ से ऐसे करूंगा कि वो कहते हैं दिस इज रियली एनर्जी बिल। अच्छा खैर, तो 1 किलो वॉट आवर का मतलब ये होता है कि आपको पता है आवर्स में होते हैं 3600 सेकेंड्स, ठीक है। ये इसका मतलब होता है 3600 सेकेंड्स का मतलब ये हो गया, 1 आवर में इतने सेकंड्स होते हैं। और जो 1 किलो वॉट का मतलब हुआ, क्योंकि अभी हमने देखा कि वॉट होता है 1 जूल पर सेकेंड, तो किलो का मतलब होता है 1000, तो ये बन जाएंगे 1000 जूल्स पर सेकेंड जो है आप, यानी कि पर सेकेंड इतनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे फॉर दिस मच टाइम। अगर आप ये इस तरह से, इसका मतलब होता है आप तो कहना कि इतनी जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड इनटू दिस मच सेकेंड्स, यानी पर सेकंड ये कंजम्पशन होगी, और अगर इतने सेकंड तक ये एनर्जी कंज्यूम होगी, तो हम कहेंगे कि इसे हम कहेंगे कि दिस इज बेसिकली किलो वॉट आवर, यानी इट विल बिकम 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स, यानी 6 को हम कहते हैं मिलियन, ये 10 की पावर 6 को हम यूजुअली लिखते हैं मिलियन, तो ये 3.6 मिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी है विच कॉरेस्पॉन्ड टू 1 किलो वॉट आवर। समझ में आई बात आपको?
तो 1 किलोवाट आवर का मकसद क्या है, पहले ये समझना ज़रूरी है। दिस इज़ बेसिकली ये अब आपको जो ये ना 3.6 मिलियन जूल्स ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है 1 किलोवाट आवर एनर्जी को, कि आपकी जो एनर्जी 1 वॉट में कंज्यूम कितनी होती है इन विद रिस्पेक्ट टू दिस डेफिनिशन किलोवाट आवर, इट इज़ बेसिकली 3.6 मिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन है। और ये 1 घंटे में होती है, ठीक है? तो ये अब आपने ज़हन में रखना है कि किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? क्योंकि इसी को बेस बनाते हुए आप अपने एनर्जी कंजम्पशन कैलकुलेट करते हैं और फिर अपना बिल कैलकुलेट करते हैं। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि पावर की यूनिट क्या है, फॉर एग्जांपल वॉट होती है, और वॉट किसके बराबर है? वॉट बेसिकली इज इक्वल टू 1 जूल्स पर सेकंड है, यानी 1 जूल्स ऑफ एनर्जी होती है पर सेकंड, उसे हम वॉट कहते हैं। और जो 1 किलोवाट आवर क्या कितनी जूल्स ऑफ एनर्जी बनती है? तो दिस इज 3.6 मिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी बनती है, जो कि कंज्यूम होती है, जो कि इक्विवेलेंट है 1 किलोवाट आवर के। अच्छा, इसके बाद जब हम ये समझ गए, तो फिर ये एक आपको पता है कि व्हाई डू पावर लाइन्स ऑपरेट एट 100,000 वोल्ट? ये एक अलग फ़लसफ़ा है कि खैर अभी हम इस पे तो इतनी डिटेल में नहीं जाएँगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ से ये समझाना ये चाह रहा है कि जब आपको किलोवाट आवर की समझ में आ गई डिस्कशन क्या है, तो ये लिखता है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें स्लाइड में, ये पावर लाइन्स क्यों ऑपरेट करती हैं 100,000 वोल्ट के ऊपर? आपने कभी आप में से अगर किसी के वालिदैन में से या कोई बड़े बहन भाइयों में से कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो वो यूजुअली इस किस्म की उनसे आप बातें सुनते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन खैर यूजुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होते हैं, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका वास्ता ज़ाहिर बात इलेक्ट्रिकल जनरेशन से, उसकी ट्रांसमिशन से, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से रहता है। तो वो इस किस्म की अक्सर बातें करते हैं ये इन चीज़ों की, और उन्हें पता है कि 100,000 वोल्ट का क्या मतलब है, या इससे रिलेटेड और जो चीज़ें होती हैं, पावर लाइन होती हैं, उन्हें आप कैसे डिसाइड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल फलां लाइन जो है वो कितने केवीए की है, और फलां लाइन जो कितने केवीए की। ये जो ग्रिड स्टेशन कॉन्सेप्ट है, ग्रिड स्टेशन पे जो लाइन्स आती हैं, उनकी उनकी क्या पावर रेटिंग होती है? तो वो कहता ये है कि हमारे पास जो पावर लाइन्स होती हैं, जो कि इस तरह से आपने देखी भी होंगी, ये हाई टेंशन वायर्स कहलाती हैं, जो कि इस किस्म के ना स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती हैं, और इनके ऊपर अच्छे खासे यानी थाउजेंड्स ऑफ एम्पेयर इसमें से फ्लो कर रहा होता है। ये काफ़ी हाई टेंशन वायर्स होती हैं, और ये इस्तेमाल होती हैं जहाँ से ज़ाहिर है जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे प्रोड्यूस होती है, डैम्स वगैरह में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ से जब उसकी ट्रांसमिशन करते हैं ना, मुख्तलिफ पूरे मुल्क में ट्रांसमिशन उसकी करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसका पूरा एक नेटवर्क होता है। तो इसी किस्म के टावर्स वगैरह लगे होते हैं, और उन पे इस तरह से बंच ऑफ वायर्स होती हैं। तो बेसिकली दे आर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वोल्ट्स, ठीक है? तो वो ये लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों है? तो वो इसलिए लिखता है कि पावर जो होती है ना, पावर वो बराबर होती है V इंटू आई के, और वो कहता है कि हाई पावर कैन बी डिलीवर्ड यूजिंग हाई वोल्टेज और हाई करंट। असल में कहने का मकसद ये है कि हम हमेशा पावर लाइंस को वोल्ट्स में क्यों डिस्क्राइब करते हैं कि ये इतने केवीए की है, इतने फलां की है, ठीक है? तो वो कहता है कि व्हाई डू पावर लाइन्स ऑपरेट, इतने हाई वोल्टेज में क्यों रखते हैं? क्योंकि पावर तो आपको पता है, अभी हमने देखा पावर बराबर होती है वोल्टेज इंटू करंट के। तो इसका मतलब ये हुआ हाई पावर कैन बी डिलीवर्ड यूजिंग हाई वी और हाई आई, यानी पावर चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो हाई पावर देने के लिए या तो हम हाई वोल्टेज का इस्तेमाल कर सकते हैं या हाई आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट फिर पावर पे ही पड़ना है, चाहे हाई वोल्टेज हो या हाई करंट हो, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ही पावर बनती है। तो दोनों में से आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पावर लाइंस को हम हाई वोल्टेज पे क्यों ऑपरेट करवाते हैं, क्वेश्चन ये है। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्वेश्चन ये है इस स्लाइड का कि हम क्यों जो पावर लाइन होती है उनको इतने हैवी वोल्टेज पे ऑपरेट करवाते हैं, यानी उनके अक्रॉस वोल्टेज बहुत हाई होते हैं, हम करंट हाई क्यों नहीं रखते? क्वेश्चन ये है, ठीक है? तो P इज इक्वल टू वी आई इज बेसिकली हमें बताता ये है कि हम चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, दोनों से हम हाई पावर अचीव कर सकते हैं। तो देन व्हाई ओनली वोल्टेज, व्हाई नॉट करंट? क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड इज दिस। अब उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये है भाई कि अच्छा, कहता ये कि सम पावर जो होती है विल बी लॉस्ट होगी इन हीटिंग द ट्रांसमिशन वायर्स। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पावर जो होती है जिसको आप एनर्जी कहते हैं, वो लॉस भी होती है जब वो फ्लो करती है थ्रू द इलेक्ट्रिकल वायर। जब ट्रांसमिशन वायर से एनर्जी फ्लो करती है ना, तो चूंकि रेजिस्टेंस होती है वायर्स की, उसकी वजह से आपकी एनर्जी लूज होती है, उसे हम कहते हैं पावर लॉस। तो वो कहता है कि सम पावर होगी विल बी लॉस्ट होगी इन हीटिंग द ट्रांसमिशन वायर्स, ठीक है? अच्छा, अब आगे पॉइंट क्या है? ये है असल पॉइंट कि क्यों करंट को नहीं कंसीडर किया जाता, क्यों पावर के जब पावर की बात होती है तो हम हाई वोल्टेज को प्रेफर करते हैं रादर देन हाई करंट फ्लो को।
उसकी वजह ये है कि हैवी करंट फ्लो करने का मतलब होता है कि हैवी लॉसेस, क्योंकि आपको पता है ना कि चार्जेस बेसिकली कंटेन्स एनर्जी। एनर्जी क्या है? चार्जेस होती हैं, और जितना हैवी करंट फ्लो करेगा, हैवी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को हम रख सकते हैं, लेकिन हैवी करंट फ्लो करवाने से नुकसान ये होगा कि उसकी वजह से आपके पावर लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चूंकि अब फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, देखें फॉर्मूला लिखा हुआ है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये अभी हमने अभी देखा था पीछे, ये पावर बराबर है आई स्क्वायर आर, यानी लो करंट जो होगा वो मिनिमाइज करेगा दीज ट्रांसमिशन लॉसेस को। क्योंकि अगर आप इस ट्रांसमिशन लाइन में से हैवी करंट गुजारेंगे, हैवी करंट, हैवी वोल्टेज नहीं रखेंगे बल्कि हैवी करंट को प्रेफर करेंगे, तो उस हैवी करंट की वजह से हैवी एनर्जी लॉस होगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसलिए ट्रांसमिशन वायर्स को हैवी वोल्टेजेस पे ऑपरेट करवाते हैं, हैवी करंट्स पे ऑपरेट नहीं करवाते। क्योंकि देखें, मैं असल में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हाई पावर डिलीवरी, हमारा जो इंटेंशन है ना, वो है हाई पावर डिलीवरी। तो हाई पावर डिलीवरी तो अभी हमने देखा मैथमेटिकली दो तरीके से पॉसिबल है, थ्रू हैवी वोल्टेज और थ्रू हैवी करंट। तो हैवी वोल्टेज की प्रेफरेंस इसलिए उसको प्रेफर करते हैं। अभी असल में जो इस पूरी स्लाइड का जो ऑब्जेक्टिव था कि व्हाई डू पावर लाइंस ऑपरेट एट दिस मच हैवी वोल्टेज, हाई वोल्टेज में क्यों से ऑपरेट करवाते हैं, हाई करंट क्यों नहीं प्रेफर करते हैं इसके लिए? अगर मकसद हाई पावर ही अचीव करना है, तो उसका रीजन यही है कि ट्रांसमिशन लाइंस में उनकी जो रेजिस्टेंस होती है, उनकी वजह से पावर लॉस होती है, एनर्जी लॉस होता है, और वो बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड होता है विद द फ्लो ऑफ करंट। जितना हैवी करंट फ्लो करवाएंगे, उतना एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। इसलिए करंट को प्रेफर नहीं करते टू बी हायर इन इन मैग्नीट्यूड, रादर देयर हायर वोल्टेजेस आर प्रेफर्ड, क्योंकि मकसद तो हाई पावर को बेसिकली मेंटेन करना है ना। इसलिए आप वोल्टेज, हैवी वोल्टेज यानी हायर वोल्टेज पे ट्रांसमिशन लाइंस को ऑपरेट करवाते हैं, रादर देन हायर करंट। क्योंकि यहाँ से हमें इस रिलेशन पता लग रहा है कि देखें, अगर आपने करंट इंक्रीज करेंगे, तो करंट तो पावर का डायरेक्टली रिलेशन होता है पी को आई स्क्वायर टाइम्स आर। तो ये देखेंगे ट्वाइस इतना स्क्वायर टाइम्स ये पावर को इंक्रीज करेगा। तो दिस कैन बी अ सीवियर डैमेज टू द एनर्जी बिकॉज ऑफ हैवी करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द ट्रांसमिशन लाइंस। इसलिए इस किस्म की ट्रांसमिशन लाइंस में हाई पावर डिलीवरी के लिए हाई वोल्टेज प्रेफर किए जाते हैं, हाई करंट प्रेफर नहीं किया जाता। होपफुली यू गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, खैर फिलहाल अभी आप हो सकता है ये चीज इतनी ज्यादा क्लियर ना हो, लेकिन विद द टाइम इट विल बिकम वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल टू यू गाइस कि ऐसा क्यों है। तो अब आपने देखेंगे, आप बेसिकली आपके अगर घर में या कोई रिश्तेदारों में आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं जो किसी कराची इलेक्ट्रिक में काम करते हो या किसी इलेक्ट्रिकल फर्म में काम करते हो, तो उनसे आप डिस्कस जरूर कीजिएगा कि ये जो हमारे पास हाई टेंशन वायर की जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अक्रॉस द कॉन्टिनेंट या अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, या अक्रॉस एनी रीजन, उसमें ये जो जितनी आपकी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, आप देखिएगा इन तमाम की तमाम को किस तरह से रेट करते हैं, इनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो तब आपको पता लगेगा कि वो कितने, उसको हमेशा देखेंगे वो हाई वोल्टेज लाइंस होती हैं, उसमें करंट, हैवी करंट नहीं रखा जाता। ठीक है, तो कभी आप डिस्कस करिएगा अपने, अगर आपके वालदैन में से कोई हैं या बहन भाइयों में से या कोई करीबी रिश्तेदारों में से, दोस्त अहबाब में से, जरूर डिस्कस कीजिएगा प्लीज, क्योंकि इससे आपको काफी फायदा होगा। क्योंकि जब वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे आपके साथ, तो आपकी नॉलेज में और इजाफा होगा। खैर, इसको तो मैं सिर्फ इसलिए ये स्लाइड इंपॉर्टेंट थी कि हम इलेक्ट्रिकल पावर चूंकि डिस्कस कर रहे हैं और उसकी अहमियत को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक बड़ा जबरदस्त एक रियल लाइफ इसकी एक एस्पेक्ट है इलेक्ट्रिकल पावर, जो यानी ट्रांसमिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसमें चूंकि ये लाइन इस तरह से लाइंस रेट की जाती हैं इतने हाई वोल्टेजेस पे, इसलिए इसका याद तस्करा लाजमी था। अच्छा, इसके बाद अब एक एक्सरसाइज है, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये बता दूं एक्सरसाइज के साथ साथ कि अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैंने आपको इनेबल कर दिया चैटिंग होस्ट पे, ठीक है, तो आप मुझे चैट पे लिख भी सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आपके सामने एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में ये लिखा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ 60 वॉट, एक 60 वॉट का 240 वोल्ट लाइट बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होगी? कौन बताएगा जी? एक 60 वॉट, देखिए पावर गिवन है, देखिए क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस निकालनी है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए 60 वॉट 240 वोल्ट? अब देखिए, ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि थोड़ा कंफ्यूज करेंगी। वोल्ट एक अलग चीज होती है, वॉट एक अलग चीज है।
वॉट बेसिकली उसकी पावर है और वोल्ट बेसिकली उसका वोल्टेज होता है। तो जो 240 वोल्ट का लाइट बल्ब होता है जिसको इतने पावर का रेटिंग है उसकी रेजिस्टेंस क्या बनेगी जी? कौन क्या बता रहे हैं? 960 ओम्स। फवाद जाफरी कैसे निकाला आपने? जरियाब अंसारी 960। शाबाश। नेवर मिस द यूनिट्स। नेवर मिस द यूनिट्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्योंकि अगर इफ यू जस्ट राइट द नंबर दैट विल बी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि आई कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट यू मीन बाय दैट, राइट? तो हमेशा प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज बेसिकली गिवन विद द हेल्प ऑफ द यूनिट व्हाट इट इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस। ना सभी एक ही वैल्यू लिख रहे हैं तो इसका मतलब है फिर यही आंसर होगा। ठीक है, अगर आप सभी एक ही वैल्यू लिख रहे हैं तो प्रोबेबली आंसर इज द सेम। चलें इसको देखते हैं ये कैसे होगा। तो पहले तो आपने रेजिस्टेंस निकालनी है 60 वॉट टू 40 वोल्ट लाइट बल्ब की, ठीक है? तो पावर इसमें क्या गिवन है हमारे पे? 60 वोट वॉट गिवन है, जो कि पी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने लिटरेचर में जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। मैं देखता हूँ, अभी अभी आप देख लेते हैं। तो पावर इसको तो 60 वॉट हो गया, वी इज टू 40 वोल्ट की वोल्टेज है। तो हमें निकालनी है रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई? आपने वैसे सही गेस कर लिया है। हम आएंगे इसके इस पॉइंट के ऊपर। अभी हमने पावर से रिलेटेड फॉर्मूले देखे थे जिसमें वी भी शामिल था, आई भी शामिल था। तो पी इज इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है? हम्म। अच्छा, ये तो एक 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 तरीका ये भी है कि आपने पावर का फॉर्मूला लिखा, पावर इज इक्वल टू आई टाइम्स वी होता है। और यहाँ से आप करंट निकाल लें, करंट बराबर हो जाएगा पी अपॉन वी के। पावर गिवन थी 60, वोल्टेज गिवन था 240, तो इट विल बिकम 0.25 एम्पियर। जब ये करंट आ गया तो करंट आ गया, वोल्टेज आपको वैसे ही गिवन थे, तो आप कह सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है? और आर की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन आई। 240 अपॉन 0.25, 960 ओम्स है। ये भी एक तरीका है, और एक तरीका जो आपने लिखा है वो भी बिल्कुल सही तरीका है जो आप लोगों ने किया हुआ है। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं जी। हाँ, बिल्कुल सही है। आप वी स्क्वायर अपॉन पी भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखें ना, पावर बेसिकली बराबर है वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो डेफिनेटली जो आपका आर बन जाएगा वो बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी के। तो वो भी ठीक है। एक तरीका वो भी है और एक तरीका ये भी है। जी, अबू हुरैरा आपने बिल्कुल ठीक किया, शाबाश। नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। योर मेथड शुड बी करेक्ट, फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं है। कोई भी इशू नहीं है। देखें, यही तो एक फायदा है इसमें कि ये जो आपका ऑप्शन कोई भी आप चूज करेंगे, द आंसर शुड बी करेक्ट। ठीक है, आपका मेथड ठीक होना चाहिए। आप स्ट्रेट अवे इस्तेमाल कर लें पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ऑफ कोर्स ये कॉमनली नोन मेथड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर मेथड शुड बी करेक्ट एंड योर आंसर शुड बी करेक्ट, ठीक है? तो वी स्क्वायर अपॉन पी इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों मेथड ठीक है। खैर, इसने इसको ऐसे कर दिया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी तरीके से कंफर्टेबल है, जैसे डायरेक्ट स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगाएं, तो वो भी ठीक है। अब ये बताएं इसका क्या आंसर होगा कि what would be the power output if the bulb was plugged into the US mains of 110 वोल्ट? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है जी। what would be the power output क्या होगी if the bulb was plugged into the US? यूएस में आपको पता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, वहां पे जो यूजुअली पावर आती है, वोल्टेज होते हैं, वो 110 वोल्ट होते हैं। ये पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे जो है 240 220 होते हैं। अदरवाइज यूएस में ये 110 है। तो अगर आप कहते हैं ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल पावर आउटपुट क्या मिलेगी अगर हम इसी बल्ब को प्लग कर दें अमेरिका में जहाँ पे 110 वोल्ट्स आते हैं जी। 12 वॉट, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं उसामा रियाज?
जी, जी, सही है, आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। जी, 12 वॉट। ठीक है, अगर आप सबने 12 वॉट निकाला फिर तो सही होगा। मेजॉरिटी का आंसर तो सेम ही आ रहा है। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट में इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो पावर आउटपुट होगी, P इज़ इक्वल टू आपको पता है क्या होता है? P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर R, ठीक है? R आपने अभी ऊपर निकाल लिया है, 960 ओम्स है। ये दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है। तो अब वो कहता ही है कि अगर सेम रेजिस्टेंस का बल्ब अगर आप यूज करेंगे फॉर एग्जांपल इन यूएस में जहाँ पे 110 वोल्ट्स आते हैं तो फिर पावर आउटपुट क्या बनेगी? तो वो बनेगी इसकी, एक तो पता नहीं इसका कर्सर कहाँ गायब हो जाता है, ये समझिए ये दिस इज बेसिकली द आंसर। वो अगेन P इज इक्वल टू आई टाइम्स V, और फिर इसको आप V स्क्वायर अपॉन R भी लिख सकते हैं। और R आपको पता है 110 गिवन था, V सॉरी, और R अपने ऊपर अभी निकाला है 960, तो इट विल बिकम 12 वॉट्स। ये 12 वॉट की इसकी पावर होगी यूएस में। ठीक है जी, तो ये तो हो गया थोड़े से क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं जरा। थर्मल रन, अब ये क्या है? खैर ये तो इसकी एक डेटा शीट है। अच्छा मैं जरा ये देख लूँ, यहाँ पे देखते हैं कितनी स्लाइड्स रह गई, बस थोड़ा सा रह गया है, इसको खत्म करते हैं। इसके बाद अच्छा ये तो हो गया ना, दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ये थर्मल रन अवे एंड फ्यूजेस, ये एक्चुअली क्या है कि इसमें लिखा हुआ है फॉर मोस्ट कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज नॉट कंप्लीटली कांस्टेंट बट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा हाँ, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मोस्टली मोस्ट कंडक्टर्स के लिए क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस बेसिकली हम वैसे तो एज्यूम करते हैं कि इट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। रेजिस्टेंस एक तो ना सिर्फ आपके मटेरियल पर डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा यूज हुआ है वायर के अंदर, उस पर डिपेंड करती है, बट ऑल्सो ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। ये देखें ना, अब आपके पास ये जो यहाँ पे ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इट इज बिटवीन टेम्परेचर एंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ओम्स में है और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो अगर आप ये देखें, जो तीन आपको लाइन नजर आ रही है, ये तीनों डिफरेंट मटेरियल को शो कर रही है। एक प्लैटिनम है, एक कॉपर है और एक निकल है। ये तीन डिफरेंट मटेरियल्स हैं और इन तीनों की डिफरेंट हम देख रहे हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्टिव इनकी जो बिहेवियर है रेजिस्टेंस का वो कैसे हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवर द टाइम जो प्लैटिनम है उसमें उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, प्लैटिनम की अगर आप कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊपर तीनों की अगर आप रेजिस्टेंस चेक करें तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस तकरीबन 200 लेट्स सपोज 20 ओम्स है निकल की। ये तकरीबन समझ लें आप 275 या 200, हाँ तकरीबन 275 ओम्स है, यहाँ से अगर नजर आ रहा है। जबकि आप इस प्लैटिनम को देखें तो ये 500 ओम्स पे इसकी रेजिस्टेंस चली गई है। तो यानी एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच डिफरेंस वी कैन ऑब्जर्व इन दीज थ्री वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। एक निकल है, एक कॉपर है, एक प्लैटिनम है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है इस पॉइंट के अंदर कि यूजुअली जो आपकी जो रेजिस्टेंस होती है मटेरियल की, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है और टेम्परेचर से उस पर इफेक्ट पड़ता है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर आप एक ही फॉर एग्जाम्पल मटेरियल को ले लें, फॉर एग्जाम्पल कॉपर को ले लें, तो कॉपर का आप डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर देखें उसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है। 200 पे उसकी रेजिस्टेंस है, लेट्स सपोज 130-35 कह लें, आप 135 कह लें 200 पे। इसी की यही मटेरियल की अगर आप टेम्परेचर को रेस करते हैं टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इट विल बिकम 200 ओम्स। तो कहाँ 200 ओम्स है इसकी 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और कहाँ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी रेजिस्टेंस थी फॉर एग्जांपल लाइक 130 135। तो कहने का मकसद ये है कि नो मैटर विच मटेरियल इज यूज टू बिल्ड द वायर, एक्चुअली उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है और टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। ये है इस स्लाइड का एक्चुअल मकसद कि थर्मल रन अवे एंड फ्यूजेज होता है। अच्छा अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर्किट ब्रेकर्स होते हैं या सेफ्टी स्विचेस या मैकेनिकल या जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं आर नाउ एबल टू ऑफर फास्टर एंड मोर रिलायबल प्रोडक्शन। तो आपने देखा होगा आपके घरों में सर्किट ब्रेकर्स भी लगे होते हैं और सेफ्टी स्विच यानी यूजुअली सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। उन सर्किट ब्रेकर्स का काम ही ये होता है कि वो एक लिमिट उनकी सेट होती है कि जिस पे वो ऑपरेट करते हैं, लेकिन इफ द लिमिट गेट्स एक्सीडेड तो तब वो जाके वो सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप करते हैं जी।
ओके, तो दिस इज बेसिकली द होल आइडिया ऑफ दिस स्लाइड। अच्छा, इसमें क्या है, ये तो आपको अब एक रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन बताना था। उसके अलावा ये लिखता है ये कि अगर किसी सर्किट का कोई पार्ट स्टार्ट्स टू ओवरहीट हो जाए तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और कॉजिंग लार्जर पावर डिसिपेशन होगी, कॉजिंग हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये असल में मकसद है कि अगर किसी सर्किट का कोई हिस्सा, यानी इफ पार्ट ऑफ अ सर्किट स्टार्ट्स टू ओवरहीट, अगर वो ओवरहीट होता है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर के साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो रेजिस्टेंस के साथ बढ़ने से क्या होगा, कॉजिंग लार्जर पावर डिसिपेशन, उससे लार्जर पावर डिसिपेशन हो जाएगी, कॉजिंग हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उससे ज्यादा रेजिस्टेंस और वो फिर मजीद रेजिस्टेंस बढ़ेगी उससे। तो ये इसका बेसिकली इसकी जो समरी है वो ये है। उसके अलावा ये होता है कि एक जो फ्यूज हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, या अक्सर हमने डिवाइसेस में या उसमें देखा है आपने, घरों में फ्यूज लगे होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं कि सर्किट को फ्रॉम जनरल डैमेज बाय एक्टिंग एज द वीक पॉइंट। वीक पॉइंट यानी कि एक थिन वायर होता है दैट विल फिजिकली फेल, जब मेल्ट हो जाती है इफ करंट एक्सीड्स द सेफ लेवल। अगर आपको याद हो, पुराने वक्तों में घरों में फ्यूजेस लगे होते थे, और वो उस फ्यूज की ना एक एक खास रेटिंग होती थी। अगर उस फ्यूज की खास रेटिंग, सपोज किया, अगर एक फ्यूज की रेटिंग है लेट सपोज 10 एम्पियर, तो उसमें से 10 एम्पियर का करंट वो बेसिकली अफोर्ड कर सकता है, वो विथस्टैंड कर सकता है, तो वो 10 एम्पियर तक तो सर्वाइव कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसका एम्पियर 10 एम्पियर से बढ़ेंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्योंकि उसकी रेटिंग 10 एम्पियर थी और आपने उसमें से 10 को जाए 12 या 13 या 15 एम्पियर गुजारने की कोशिश की, तो वो डैमेज हो जाता है, वो फ्यूज ही डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये उस बेसिकली उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि उस फ्यूज में इस्तेमाल की गई होती है। ठीक है, तो आपने अब तो खैर ज्यादा एडवांस चीजें आ गई हैं, सर्किट ब्रेकर्स वगैरह होते हैं, अब सर्किट ब्रेकर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो पुराने फ्यूज वगैरह होते थे, उनमें जो इंटरनली जो कनेक्टेड वायर होती थी, उसकी बेसिकली प्रॉपर्टी है ये कि वो कितना फॉर द गिवन लेंथ या उसका मटेरियल कह लें, वो कितना करंट बेसिकली वो अफोर्ड कर सकती थी, सरवाइव कर सकती थी। उसके बाद वो इट बिकम्स डैमेज्ड, तो वो मेल्ट होती है, मेल्ट होकर डैमेज हो जाती है। तो अगर करंट जो है वो एक सेफ लेवल से एक्सीड करता है, तो ये है इसका मकसद। अच्छा, उसके बाद आखिर में समरी है। समरी पे जाने से पहले मैं देख रहा हूँ आप कुछ कह रहे हैं, तो मुझे बताएं क्या कह रहे हैं सर बाकी। क्या सर कभी कभी खुद भी हो जाते हैं टर्न ब्रेकर? सो देखें, वो मैं बताऊं, एक तो होता है कि उसकी ब्रेकर, जो यूजुअली ब्रेकर्स होते हैं ना, ब्रेकर की मैं बताऊं ब्रेकर क्यों आपके ट्रिप होते हैं। सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओवर करंट प्रोटेक्शन मतलब होता है कि उनकी एक रेटिंग होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आपने आपके कमरे की आपने रेटिंग सेट की कि यार मैं इस कमरे में ना 10 एम्पियर ज्यादा करंट नहीं यूज होगा, अगर उसमें उस कमरे में नॉर्मल अप्लायंसेस लगी हुई हैं। ठीक है, आप कहते हैं यार इसकी मैं लिमिट सेट करूँ 10 एम्पियर की एक कमरे की, लेकिन अगर उसी कमरे में आप एयर कंडीशनर लगा देंगे, स्प्लिट एसी विद द सेम सर्किट ब्रेकर जो आपने लगाया हुआ 10, आपने उसकी लिमिट सेट की हुई 10 एम्पियर के ऊपर, लेकिन आपने उस कमरे में लगा दिया एयर कंडीशनर। आपको पता है ये जो स्प्लिट एयर कंडीशनर होता है, ये जब इसको आप पावर ऑन करते हैं, ये इनिशियली बड़ा हैवी करंट ड्रॉ करता है, यानी इनिशियली उसे कहते हैं इन रश करंट। ये अभी आपको मैं फ्यूचर में इसके बारे में और ही बताऊंगा, लेकिन जो इनिशियली जैसे उसको आप पावर ऑन करते हैं तो शुरू में स्टार्टिंग करंट एयर कंडीशनर का ज्यादा होता है। वो थियोरेटिकली कहते हैं वो ऑलमोस्ट उसके नॉर्मल करंट जब वो रनिंग होता है उसमें जो करंट उसका डबल होता है वो स्टार्टिंग करंट। तो लेट सपोज जो यूजुअली स्प्लिट एयर एसी होते हैं 1.5 टन का मेरे, वो तकरीबन 7 एम्पियर ले रहे होते हैं जब वो रनिंग कंडीशन में होता है, रनिंग में। लेकिन जब वो स्टार्ट होगा इनिशियली, तो वो तकरीबन उसका डबल करंट खींचेगा इनिशियली जब उसको स्टार्टअप करते हैं हम, यानी पावर ऑन करते हैं। तो दैट मींस इट विल बिकम 14-15 एम्पियर्स। तो अगर एक अगर आप सोचे ना, अगर 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 आपने कमरे की लिमिट ही 10 एम्पियर पे सेट की हुई बाय द सर्किट ब्रेकर जो आपने चूज किया था फॉर द रूम, और आप उस कमरे में स्प्लिट एसी लगा के उसको ऑन करेंगे, तो इनिशियली डेफिनेटली आपका जो वो जो एयर कंडीशन है वो हैवी करंट ड्रॉ करेगा शुरू में, स्टार्ट होने के लिए स्टार्ट होता है। तो वो अगर 14-15 एम्पियर ड्रॉ करेगा, तो डू यू थिंक आपका जो सर्किट ब्रेकर जो आपने उस रूम के लिए लगाया वो उसको सरवाइव कर सकता है? वो उसको नहीं सरवाइव कर सकेगा। वो जैसे ही देखेगा ये तो मेरी लिमिट से ऊपर जा रहा है, वो ब्रेक हो जाएगा वहां पे। अच्छा, एक चीज होती है कि जब आप उसको उसकी लिमिट ज्यादा एक्सीड करते हैं। दूसरी चीज, अगर उसी कमरे में शॉर्ट सर्किट हो जाए,
असल में तो प्रोटेक्शन ही होती है शॉर्ट सर्किट की। अगर उसी कमरे में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो याद रखें तब भी आपके सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में हैवी करंट फ्लो होता है। ठीक है? शॉर्ट सर्किट में मतलब होता है, अच्छा, एक्चुअली मैं बताऊँ शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट यूजुअली तो शॉर्ट का मतलब होता है 2 चीज़ों को आपस में जॉइन कर देना। लेकिन इलेक्ट्रिकल के अंदर शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि आपने फेस को न्यूट्रल के साथ टच कर दिया कहीं पे। ठीक है? जैसे आप फेस को न्यूट्रल के साथ टच करते हैं ना, इसका मतलब है ये इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उसके नतीजे में हैवी करंट फ्लो करता है। चूंकि ना करंट को फ्लो करने के लिए एक लीस्ट रेजिस्टेंस वाला वाला पाथ मिल जाता है। और याद रखें करंट हमेशा उस पाथ को फ्लो करने में प्रेफर करेगा जहां पे उसको लीस्ट रेजिस्टेंस मिलती है। इस लीस्ट अमाउंट रेजिस्टेंस से करंट हैवी करंट फ्लो करेगा। और उस हैवी करंट जैसे फ्लो करेगा, वो आपका सर्किट ब्रेकर उसको डिटेक्ट कर लेता है कि हैवी करंट जा रहा है, और वो फौरन ट्रिप कर जाता है। तो यूजुअली तो सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट जो है वो ये इस किस्म के शॉर्ट सर्किट को डिटेक्ट करना, और इससे आपने अपने मतलब अप्लायंसेस की डैमेज होने को बचाना। जब हम एक टेम्परेचर को सेट करते हैं, जी जी, क्या लिखा है आपने? सर जो फिर एक पॉइंट पर के बाद वापस स्टार्ट होता है। जी जी जी, ऐसा ही है। वो तो ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं। असल में ये सारी चीज़ें ऐसा है कि आपने डैमेज से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि देखिए अगर फेज न्यूट्रल के साथ कर हो गया शॉर्ट सर्किट, तो वो आपकी घर की सारी अप्लायंसेस को डैमेज कर देगा। ठीक है? और हैवी करंट शॉर्ट सर्किट से गुजरता है, उससे आपको पता है आग लग सकती है। अभी मैंने बताया हैवी करंट अगर गुजरेगा, उससे आग लग सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली तो करंट तो वायर में से गुजर रहा है ना, और उसमें अगर आप हैवी करंट को गुजारेंगे तो उससे आग भी लग सकती है, क्योंकि वायर बिकम्स हॉट। और आपको पता है वायर से गिर्द होती है प्लास्टिक की शील्ड, जो कि प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल बॉडीज को नॉट टू गेट लाइक हर्ट बिकॉज ऑफ द करंट फ्लो। तो अगर वो प्लास्टिक का भी एक स्पेसिफिकेशन होती है कि उससे ज्यादा अगर हीट मिलेगी तो वो जल आग लगेगी। तो ये आग जो आपको अक्सर कहीं ना कहीं लगी हुई मिलती है ना, कि इलेक्ट्रिक वो सर्किट शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे आग लग गई, तो उसका रीजन क्या है? उसका यही रीजन है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है उसके रिजल्ट में हैवी करंट फ्लो करता है। हैवी करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट की वजह से प्लास्टिक आग पकड़ लेता है। जो मैंने अभी आपको पीछे एक एक दिखाई भी थी वो एग्जांपल। खैर, ये मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूंगा, आगे मैं फ्यूचर में आपको बताता रहूंगा। फिलहाल इसको समराइज करते हैं। तो समरी हमारी ये है इस पूरे लेक्चर की, कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट का क्या मकसद, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मेजर्ड इस एम्पेयर में कहते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया। उसके बाद ये माइक्रोस्कोपिकली चार्जेस होते हैं, क्यू है बट्री वेलोसिटी वी, और उसका रिलेशनशिप ये है जिसमें ए हमारे पास एरिया होता है, एन हमारे पास नंबर डेंसिटी है। ठीक है? और क्यू भी आपको पता है, क्यू चार्जेस होते हैं, चार्ज, और वी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और आई करंट होता है। यानी कि माइक्रोस्कोपिकली हम इस तरह से लिखते हैं। और ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? ओम्स लॉ बेसिकली रिलेट करता है करंट को टू द रेजिस्टेंस ऑफ आर, यानी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। और रेजिस्टिविटी होती है वो रो जी अपॉन वी। आपने सबने वापस आना है, अभी हमें अपने अटेंडेंस लगानी है, तो जाएगा कोई नहीं अभी। और आखिर में इलेक्ट्रिक करंट डिसिपेट करती है पावर पी इज इक्वल टू वी आई। दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। इसके बाद हो जाती है स्टोरी फिनिश। ठीक है? तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अभी हम वापस आते हैं, ये सेशन हमारा टर्मिनेट होने वाला है। जरा प्लीज वी ऑल कम बैक